बहुत बढ़िया। अरुणा मैडम पुलिस वाले एक्चुअली आज प्रैक्टिकल देगा इंटरेस्ट सब। अर्जुन मैडम 2 तारीख का फिर पेपर दे दिया। उसके बाद फिर कहती है कि तीसरे सेमेस्टर के दिसंबर में पेपर दो यदि अच्छे नजारा पापा ने भी मैं पानी के गया देखिए हमारा अच्छा, पानी वो पिछली बार पिछले टर्म पे हमने किया था। जल्दी आओ बताओ। पिछले टर्म पे हमने क्या किया था थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे और उससे संबंधित जो है आपको मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। ये 2 दिन उसके न्यूमेरिकल्स अभी रह गए थे, वो मैं आपको आज बता देती हूँ। और फिर आगे अगला टॉपिक शुरू करेंगे बेटे, नया टॉपिक शुरू करेंगे आज रूम चेंज कर दिया, वो वाला बढ़िया था वैसा था। उसका वो मैडम फटाफट आइए बेटे। कौन सा रनिंग के लिए मैंने बोला देखिए रात की वो थर्मोडायनामिक्स के बारे में मैंने आपको पिछले टर्म पे जो बताया उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रह गए थे बेटा, वो मैं अब आपको बता रही हूँ। क्लियर? जरा ध्यान से प्लीज बातें जो है बंद कर दीजिए और जरा ध्यान इधर अपने जो दिमाग का पैराशूट है उसको खोल दीजिए। ठीक है बेटे? देखिए मैंने आपको सीपी और सीवी के बारे में बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय सीपी? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट volume cp pressure and cv molar specific heat at constant volume. Clear? You may know cp and cv बताया था। और इसकी रेशो, इसको हम क्या बोलते हैं? गामा। क्या बोलते हैं? गामा। द रेशो ऑफ सीपी, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली बेटा। द रेशो ऑफ सीपी एंड सीवी इज कॉल्ड गामा। ठीक है? मोलर स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड गामा। गामा कहलाता है वो। और इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस भी लगाए थे। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन पिछली बार देर हो गई थी तो बच्चों ने बोला कि हमारे पेरेंट्स आ गए तो मेरे रह गए थे, मैं उसको कंटिन्यू करते हुए वो करा रही हूँ, फिर नया शुरू करेंगे। बेटा जो पिछली बार टर्न पे आए थे देखिएगा, ये क्वेश्चन हो गया है क्या? फॉर ए सर्टेन गैस द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। नो मैम। ठीक है लिख रही हूँ, फिर मैं ये क्वेश्चन करेंगे बेटा। of specific heats is given by gamma is equal to 1.5 for this gas ऑप्शन है। देखिए ए ऑप्शन है सीवी 3R, बी है सीपी 3R, फिर थर्ड ऑप्शन है सीपी 5R एंड डी ऑप्शन है बेटा आपका 5R। सीवी इज इक्वल टू 5R। बताइए बेटा, ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको फॉर्मूले भी बता देती हूँ। ये मैंने आपको बता ही दिया था, अभी बताया मैंने आपको एक फॉर्मूला।
क्या बताया? सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा। यस मैम। सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा। और अगर मैंने सीपी निकालना हो तो क्या हो जाएगा बेटे? सीपी इज इक्वल टू गामा इंटू सीवी। क्लियर? गामा इंटू सीवी। और सीवी का वैल्यू क्या होती है? गामा इंटू आर अपॉन गामा माइनस 1, यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई? सीपी। क्लियर? आप समझ रहे हो? सीपी की वैल्यू भी है। रखिए, गामा की वैल्यू रख दीजिए बेटा। एक बात सुन लीजिए, हमें ऑप्शन किस में दे रखे हैं? सीबी में, सीपी में। इसका मान निकालना है, सीबी या सीपी कितने के बराबर। क्या क्या आना चाहिए बेटे? या तो सीबी 3r के बराबर या सीबी 5r के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन देख लिया। और सीपी देखो जरा, सीपी किसके बराबर है? 3r और एक सीपी 5r। तो हमें इसमें से आंसर इसी हिसाब से होना चाहिए कि r तो होना चाहिए, साथ में लगा रहे। बाकी के देखो क्या वैल्यू आएगी। गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए जरा बेटा। तो मैंने जल्दी से फटाफट सीपी में गामा की वैल्यू पुट कीजिए। गामा कितना दिया है बेटा? 1.1. वेरी गुड, निकल जाएगा। जल्दी निकालिए। कौन सा? हाँ, राइट। देखिए बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया बेटे। बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ और सिर्फ गामा की वैल्यू पुट करनी है। कितनी है गामा की वैल्यू? 1.5. 1.5। आर की वैल्यू तो पुट नहीं करनी, क्योंकि सारे ऑप्शंस हमें आर में ही दिए हैं। तो बाकी हमें क्या पुट करना? सिर्फ गामा, और तो कुछ भी नहीं करना था। जरा देख लो बेटा, एक मिनट, जरा एक मिनट देख लीजिए। आपका है सीबी इज इक्वल टू 1.5 इंटू आर, ठीक है, अपॉन गामा माइनस 1, यानी 1 पॉइंट आर माइनस 1। यस मैम। चलिए सेकंड ऑप्शन। देखिए क्या आ रहा है, बल्कि नहीं 3r का ये नहीं आएगा। देखो बेटे ध्यान से, 2r आएगा आंसर। 2r आएगा बेटा, 2r भी नहीं आएगा। अब देख लो, मैं कर रही, देखो ध्यान से देख लो। पहले आपको सुन लीजिए बेटे ध्यान से। इसमें आपने पहले निकालना है, आपने निकाला है सीवी। सीवी की वैल्यू क्या है बेटे? सीवी का फॉर्मूला होता है सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। निकालिए इससे सीवी कितना आएगा। इस वाले फॉर्मूले से सीवी निकाल लो कितना आएगा बेटे। निकालिए, हर बच्चा, सारे बच्चे करेंगे। सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। कैलकुलेट करो फटाफट, कितना आ रहा है सीवी? आर अपॉन 0.5, यानी इसे हटा दिया, ऊपर क्या लग गया? 1 0। ये हो गया आपका 2, यानी कितना आ गया? 2r। क्या आया? सीवी इज इक्वल टू 2r। अब आप ये देखो बेटा, सीवी इज इक्वल टू 2r आया ना, ये कहीं पे है ऑप्शन? नो मैम। तो हमारा दिमाग क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। तो मैं क्यों निकालूं सीवी में, जब सीवी का मान 2r आ रहा है, वो कहीं दिया नहीं है, तो मुझे बाकी के ऑप्शंस किसमें दिए हैं? सीपी में दिए हैं। अब मैं मेयर का सूत्र यूज करूंगी। मेयर का सूत्र क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। वो यूज करो जरा जल्दी से। सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। मेरे पास सीवी की वैल्यू 2r निकली बेटा। तो ये अगर सीपी हो जाएगा, यानी आर प्लस सीवी, और क्या हो जाएगा? आर प्लस आर इज इक्वल टू 3r। सेकंड ऑप्शन ही आएगा। सेकंड ऑप्शन, लेकिन इस तरह से आएगा। ऐसे ही किया था मैम दोनों पढ़ाती हूँ। आपने। कौन सी टेक्निक? गामा आर अपॉन अच्छा हाँ, आपने सीधा ये वाला यूज करा होगा, तब भी यही आया होगा। चाहे आप सीधा इस फॉर्मूले में रख दो बेटा, और चाहे इस टेक्निक से यूज कर लो। दोनों टेक्निक बता दी मैंने आपको। आपने सीधा उससे किया था पहले वाले से, तब भी 3r आया था। सीपी इक्वल टू, यस मैम। क्लियर? सब बच्चों को क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर हुआ बेटा? सीधा इस वाले फॉर्मूले में रखोगे तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको पहले सीवी की निकालनी है, तो सीवी निकाल करके फिर आपको देखोगे कि सीवी की वैल्यू नहीं आ रही, तो मेयर के फॉर्मूले को यूज करके तब सीपी की वैल्यू निकाल दोगे। अगर आपको
सीबी और सीपी में से कोई एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब या तो सीपी की वैल्यू रख करके सीबी में लानी इक्वेशन, या सीबी की वैल्यू रख करके सीपी में लानी है। तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे? मेयर का फॉर्मूला। कौन सा यूज करोगे? अगर सीपी या सीबी में से कोई सी एक चीज आपको एलिमिनेट करनी है, हटानी है, तो आप यूज करोगे मेयर का सूत्र। समझ में आई बात? क्या यूज करोगे? मेयर का सूत्र। क्योंकि मेयर का सूत्र क्या होता है? सीपी माइनस सीबी बराबर। हाँ अगर आपको सीबी का मान पता है तो आप तो वो रिड्यूस हो जाएगा सीबी, और अगर आपको सीपी पता है तो सीपी में रखिए तो सीपी हट गया, केवल सीबी में रह गया। क्लियर बेटे? यस मैडम। पीछे इधर गर्ल्स को अगर हमें सीपी या सीबी में से एक चीज हटानी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मेयर का सूत्र। क्या होता है मेयर का सूत्र बेटे? सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। क्लियर हुआ बात? देखिए एक क्वेश्चन और करा रही हूँ। बातें नहीं करना बेटे प्लीज, बातें नहीं करना। अगर बातें करनी है तो प्लीज यू में को ना हो, आप मेरी क्लास से चले जाओ। पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमोलर स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट और an ideal gas at constant pressure is 7/2 R। क्या दिया है बेटे, बता सकता है कोई? क्या दिया है क्वेश्चन में? सीपी दिया है, कितने के बराबर दिया है? 3 रेशो ऑफ स्पेसिफिक heat at constant pressure to that constant volume is। ऑप्शन दे रही हूँ, बताएंगे? बहुत ही आसान है, करेंगे। 9/7 सेकंड है, 7/5 थर्ड है, 8/7 और फोर्थ है 5/7। चलिए बताइए क्या है, क्या दिया है, क्या पूछा है? क्या कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? क्वेश्चन सभी के सामने है। क्या दिया है बच्चों? प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन सीपी। Specific heat of an ideal gas at constant pressure is 7/2 R। Specific heat at constant pressure यानी सीपी। और उसने क्या पूछा है? The ratio of specific heat at constant pressure to that at constant volume, यानी कि रेशो पूछा है किसका? सीपी अपॉन सीवी का। देखिए बेटे, सीपी दिया है 7/2 R और मुझे पूछा है मैंने उसमें सीपी अपॉन सीवी। बताइए, लगाइए बुद्धि जल्दी से, कैसे निकाल सकते हैं बताइए?
लगाइए थोड़ा सा, खोलिए अपने पैराशूट को और बताइए। बिल्कुल, पैराशूट का 70% बंद रहता है, उसे खोल के बताएंगे थोड़ा सा। बेटे सबका दिमाग, मैं आपको फिर कहूंगी कि सबका दिमाग बहुत तेज है, कोई भी अपने आप में आइंस्टीन से कम नहीं हो तुम लोग, लेकिन थोड़ा सा जोर डालो बस। बताइए सीपी पता है, और पहले सीवी निकाल लेंगे। और सोचिए। मैम सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड ऑप्शन कैसे किया? मैम मेरा फॉर्मूले से सी की वैल्यू निकाल के उस दोनों को टीके अपॉन टीवी में पुट कर दिया, वो मेयर के फॉर्मूले से, सी निकाल सकते। मेयर के फॉर्मूले से, यानी सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। आपने क्या निकाला? को आया। आपने सीपी अपॉन सीबी का रेशो चाहिए ना आपको, Yes, ma'am. तो आपने क्या किया, दोनों को सीबी से वो कर दिया। समझ रहे हो आप? आपने आर की किसकी वैल्यू पुट करी? आपने सीपी की वैल्यू पुट की है यहाँ पे और माइनस सीपी की वैल्यू पुट करी, 7/2 आर माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। इससे आपने क्या निकाल लिया? सीबी। 5 आर अपॉन कितना आया? 5 आर बाय 2। 5r/2। और अब आपने इसको मेयर के फॉर्मूले में डाल के एलिमिनेट कर दिया, उसमें आर में, तब क्या आया इसमें? सीबी का आपने रखा, सीबी की वैल्यू करी आपने, सीपी है 7/2 आर और माइनस सीबी कितना है? 5/2 आर इक्वल टू आर। कितना आया बेटे? कितना आया आपका इसका रेशो? रेशो लेना था ना हमें, तो सीपी अपॉन सीबी का रेशो लेना है। देखिए बेटे इसका रेशो लीजिए जरा, इसका रेशो लो बेटे। सीपी अपॉन सीबी का कैसे लिया आपने? 7/2 आर अपॉन सीबी कितना है? 5 अपॉन ठीक है, 5 अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 से 2 हो गया, तो आ गया 7/5। चलिए ये भी एक बढ़िया है। यस मैम। हालांकि मैं दूसरी टेक्निक से बताने वाली थी, लेकिन इस लड़की ने मेयर के फॉर्मूले से भी कर दिया। वेरी गुड बेटा, प्लीज क्लैपिंग फॉर दिस गर्ल। मतलब उसमें मैंने आपको बताया कि आपका फॉर्मूला जो है यही घूमना है, इसी के इर्द गिर्द घूमना है थर्मोडायनामिक्स मेयर सूत्र। आप एक का मान निकाल करके मेयर फॉर्मूले में रखिए और अपना आपका दूसरे का मान आ जाएगा। ठीक है, आपने इसी तरह किया? यस मैम। ठीक है, आपको समझ में आया बेटे? यस मैम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटे? चलिए, अगर मैं करती तो मैं तो पता है कैसे करती, मैं करती डिग्री ऑफ फ्रीडम से। अगर मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम के भी फॉर्मूले आपको पढ़ा रखे हैं, मैं आपको सीपी का मान ये दे रखा है इतना, और मैं इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले के इक्विवेलेंट रख देती। वो क्या है? सीपी का डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है? F/2 + 1 × R। याद है? यस मैम। ये वाला फॉर्मूला याद है? सी, आपको मैंने बताया था कि सीपी इज इक्वल टू F/2 + 1 × R, बताया था। और R की वैल्यू यहाँ से उठा लेती, सीपी की वैल्यू 7/2 × R बराबर F/2 + 1 × R। R से R कट गया, इससे मैं F की वैल्यू निकालती, और F की वैल्यू निकालने के बाद इसको मैं सीपी अपॉन सीबी इज इक्वल टू गामा में रख देती। और गामा में डिग्री ऑफ फ्रीडम का सूत्र क्या होता है? 1 + 2/f। ये सारे सूत्र मैंने लिखवाए हुए हैं, लेकिन आप मेयर के फॉर्मूले से करिए, वो और भी ज्यादा इजी है। जैसे इस लड़की ने किया वो बहुत, इससे भी ज्यादा आसान है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की मान निकालती और उसके बाद उसमें रखती, इससे अच्छा है कि मेयर के सूत्र में रखो। क्लियर हुआ बेटे? दोनों तरीके क्लियर हुए? क्लियर हुआ बेटे? आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आपको पता चला? पहले वाला पता चला? पहला दिन है ना, आज इनका पहला दिन। अच्छा, तो खैर पिछली बार से तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जहां से मैंने आज से स्टार्ट किया, अगर आप ध्यान से समझोगे
तो मुझे लगता है कि आगे आप पकड़ लोगे इसे। समझ में आ रही बात बेटे? आपको क्लियर हुआ पीछे गर्ल्स को? देखिए बेटा, एक बारी और क्वेश्चन। अगर आप मेरे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल कर पा रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरह से पकड़ पा रहे हो, तभी कर पा रहे हो। वही बातें नहीं कर बेटे, बातें नहीं। इधर क्वेश्चन लिखेंगे आप क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट of an ideal gas at constant pressure and volume ध्यान से देख लीजिए बेटे, आर डिनोटेड बाय Cp एंड Cv। क्या लिखा है मैंने कि मोलर स्पेसिफिक हीट of an ideal gas at constant pressure and constant volume are denoted by Cp and Cv। यही तो मैंने अभी आपको बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट किससे दिखाई जाती है? Cp से, और वॉल्यूम को Cv से। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। If R is universal gas constant, then Cv is equal to, ऑप्शन दे रही हूँ बेटा, सीधा डायरेक्ट बेस है ये फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था आपको। पहला ऑप्शन है 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। दूसरा ऑप्शन है R अपॉन गामा माइनस 1 एंड थर्ड ऑप्शन है R अपॉन गामा, सॉरी गामा, गामा माइनस 1 अपॉन R, और डी ऑप्शन है आपका बेटा गामा इंटू R। अभी अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, बस दिमाग को ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक बार और आप सब्जी पढ़ लीजिए, अभी आ जाएगा याद। अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले, अभी बताया मैंने जस्ट इस क्वेश्चन से पहले ही। क्या बताया मैंने? The molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and constant volume पे जो है वो किससे हम दिखाते हैं? Cp और Cv से। ये तो सब बच्चे जानते हैं। उसने कहा कि if R, अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R है तो बताइए कि Cv कैसे दिखाया जाएगा? R के पदों में। यस मैम। R के पदों में जो Cv होता है, मैंने आपको क्या बताया था बेटे अभी? क्या बताया था मैंने आपको? सूत्र लिखवाए थे। यस मैम। Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू क्या लिखाया था? गामा, गामा। और फिर मैंने क्या बताया था? Cp इज इक्वल टू गामा इंटू Cv, और Cv का मान क्या बताया था? याद करिए अभी, गामा इंटू R अपॉन गामा माइनस 1। तो Cv की वैल्यू कितनी है?
उसने पूछा बस, उसने कहा कि गामा के पदों में सीवी का मान बता दो। तो आर अपॉन गामा -1 अभी कराया जस्ट इससे बिफोर, जस्ट पहला वाला क्वेश्चन। क्लियर बेटे? कुछ भी नहीं था, सिर्फ सूत्र पे आधारित था। लेकिन आप लोग घूम गए कि पता नहीं मैडम ने कौन सा टफ दिया हो। ये तो आपको एकदम जैसे इस लड़की ने देखते ही बताया कि सीबी की वैल्यू, इसको आपको याद रखना है कि सीपी अपॉन सीबी किसके बराबर होता है? सीपी और सीबी का जो रेशियो है बेटे वो गामा के बराबर होता है। और गामा अगर सीबी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीपी बराबर गामा इंटू सीबी। और सीबी का मान मैंने आपको बताया था आर अपॉन गामा -1। तो ये तो आपको क्लियर याद है, आर अपॉन गामा -1 होता है। और अगर मैं इसको गामा से गुना कर दूं तो वो सीपी का मान हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में वो सीपी के जगह सीपी पूछ लेता बेटे आर के पदों में, अगर सीवी के स्थान पे अगर इस बेटे सीवी की जगह वो सीपी पूछ लेता तो कितना मान होता? अगर गामा आर अपॉन गामा -1, गामा के पदों में सीबी और सीपी का मान है ये। किसके पदों में? गामा के पदों में। गामा के पद में सीबी का मान क्या है? आर बटे बेटे प्लीज, क्या नाम है आपका? अगर आप सीरियस होके पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन मेरी क्लास में अगर आपने जाना चाहे तो बेशक चले जाए, लेकिन सीरियस होके पढ़ना है तो पढ़ो। सीवी क्या है आपका? आर अपॉन गामा -1 सीवी। और सीपी क्या है? अगर मैं इस पूरी प्रोडक्ट को गामा से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसका मान है? सीपी का। याद रहेगा? यस मैम। चलिए नेक्स्ट है बेटे, ये आपके सीवी सीपी के से आधारित जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए, और इससे ज्यादा कई क्वेश्चन मैंने पिछले टर्म पे कराए थे, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि लेटेस्ट ईयर्स में आ रखे हैं, नीट में आपके आईआईटी नीट में सब आ रखे हैं। अब मैं आपका नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ बेटे। नया टॉपिक है आपका वर्क। क्या है? वर्क। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए बेटा, आपने अभी तक जो कार्य बराबर है पढ़ा है, बल गुना विस्थापन पढ़ा है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सबने पढ़ा है। अब आपको पढ़ना है वर्क इन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है वर्क? देखिए बेटा, गैसेस मींस, अभी तक आपने पढ़ा था एफ अगर डॉट डीएक्स, अगर आप इंटीग्रेशन कर दें तो आपका हो जाएगा S1 से S2 तक। ठीक है, आपको समझ में आई ये बात? अभी तक आपने ये पढ़ा था नॉर्मल फिजिक्स में। अब आप वर्क पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स किस पर आधारित है? गैसेस की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टी पे। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आपका एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर, जिसमें मैंने आइडियल गैस फिल कर रखी है। क्या कर रखी है इसमें? आइडियल गैस फिल कर रखी है, और इस गैस को फिट कर रखा है मैंने एक पिस्टन से। किससे कर रखा है? पिस्टन से। ये देखिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो गैसेस है, गैसेस में इसमें मान लीजिए मैंने इसको टेम्परेचर हीट अप किया, इस सिलेंडर को क्या किया बेटे? गर्म किया। क्या किया? जब गर्म किया तो इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी। पक्का है? तो वो जब एनर्जी बढ़ेगी
तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है किस पर दबाव मारेंगे? पिस्टन पर, वॉल पे, वॉल पे। वॉल पे भी मारेंगे और Yes, पिस्टन madam. पे भी मारेंगे, लेकिन वॉल तो मेटल की बनी है, Yes, सिलेंडर है, वो तो नहीं हट सकता। लेकिन पिस्टन जो हमारे द्वारा ऊपर से प्रेशराइज किया गया है वो ऊपर ऊपर उठेगा। क्या होगा वो? ऊपर उठेगा। ध्यान से सुनिए इस बात को। मान लीजिए पहला आपका जो वॉल्यूम था वो था V1, कितना था? इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? इवन, V1, ठीक है, कितना है? इवन। और जब मैंने इसे गर्म किया गैसों को, इसकी जब हमने एनर्जी बढ़ाई हीटअप करने से, और वो पिस्टन कहाँ हो गया? ऊपर चला गया। ये यहाँ पर आ गया बेटा, ये पिस्टन यहाँ आ गया, समझ रहे हो? यस मैडम। और ये इसकी जो गैस थी उसका एक्सपेंशन हो गया। यस मैडम। मान लीजिए अब जो उसका नया वॉल्यूम है वो V1 से बढ़कर कितना हो गया? तो कितना हो गया? तो ठीक है बेटे, आप समझ रहे हो? यस मैडम। अब मैं ये कह रही हूँ कि बताइए गैस के द्वारा पिस्टन पर कितना कार्य हुआ किया गया? गैस के द्वारा कितना कार्य किया गया? क्योंकि प्रेशर किसने लगाया पिस्टन पे? गैस ने। तो कार्य गैस के द्वारा हुआ यस मैडम। पिस्टन पर। अब मैंने कहा कि भाई वो V1 से V2 पर आ गया, तो भाई इसमें वर्क हुआ ना, यस मैडम। कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ। यस जब मैडम। ऊपर उठा पिस्टन तो वर्क हुआ। यस मैडम। अब मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स में बताइए कि कितना वर्क हुआ, बताइए कि कितना वर्क हुआ। तो इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स में जो हमें जरूरत पड़ी उसमें वर्क का जो फॉर्मूला था वो ये आया, W इज इक्वल टू P। V था प्रेशर, यस मैडम। और चेंज क्या हुआ था बेटे? V2। V2। आप लिखिए इसको डेल्टा V। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा V? चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम। क्लियर? यस मैडम। समझ में आई बात? P इंटू डेल्टा V। अब आप ये देख लीजिए कि मैं डेल्टा V को लिख सकती हूँ P इंटू V2 माइनस V1। V1, ठीक है। और अगर मैं इसको D के पदों में लिखूं, D के पदों में कब लिखा जाता है? जब मैंने बहुत सी छोटी सी छोटा सा चेंज हो। वॉल्यूम लिया। अब मैंने डेल्टा के बजाय पर ध्यान से देखेंगे बेटा, इधर देखिए ध्यान से, W इज इक्वल टू P इंटू DV। समझ रहे हो बात? यस मैडम। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर दिया? V1 से V2। कहाँ से कहाँ तक होगा इसका इंटीग्रेशन? आप बताइए प्लीज। V से V2 तक, V1 से V2 तक, समझ रहे बात? क्योंकि पहले वॉल्यूम पहले V1 था और बढ़ करके कितना हो गया था? तो मैंने अगर इसमें जरा सी कहीं पे छोटी सी वॉल्यूम ले लिया DV, क्या ले लिया? तो जो मेरा वर्क है वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन P इंटू DV, और कहाँ से कहाँ तक हो गया? समझ में आई बात? क्लियर हुआ? क्लियर है आपको? यस मैडम। तो देखिए इसी से रिलेटेड जो है मैं आपको, ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, करेक्ट, ठीक है। अब आपको इसके साइन के बारे में बताऊंगी मैं। साइन कब आपका वर्क डन W पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। देखिए बेटे, फर्स्ट केस वर्क डन पॉजिटिव होगा जब गैस में एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? गैस में एक्सपेंशन यानी फैलेगी। यस वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि V प्लस होगा। डेल्टा V जब पॉजिटिव होगा तब आपका W भी पॉजिटिव होगा। हमें पता है कि W का जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, क्लियर। यानी डेल्टा V पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर ये कांस्टेंट ले लूं तो ये हो गया W किस पे प्रोपोर्शनल हो गया? डेल्टा V के।
तो अगर डेल्टा वी हमारा प्लस है, ध्यान से देख लीजिए बेटे, अगर डेल्टा वी प्लस है तो डब्ल्यू भी कैसा होगा, प्लस होगा। प्लस मतलब बढ़ना, बढ़ेगा कब, जब आपकी वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। और एक्सपेंड कब होगा, कोई भी गैस एक्सपेंड कब होती है, जब उसे हीट अप किया जाता है, तभी तो वो प्रेशर, तभी तो वो एक्सपेंड उसका वॉल्यूम होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वो एक्सपेंड हो जाएगी। क्लियर। यस मैडम। दूसरा डेल्टा वी, और एक और चीज है, जब W प्लस होता है तो हम कहते हैं कि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, या लिख लीजिए वर्क डन बाय द गैस। अगर कहीं क्वेश्चन में ये लाइन आ जाती है वर्क डन बाय द गैस, तो आपको वर्क कैसा लेना है, पॉजिटिव। और दूसरा अगर ये आ जाता है माइनस, डेल्टा भी क्या आ जाएगा, तो एक्सपेंड की जगह होता है कंप्रेशन। क्या होता है, कंप्रेशन। यानी कि उसका जो पिस्टन है वो नीचे चला जाता है, समझ में आई बात, और उसका वॉल्यूम घट जाएगा। डब्ल्यू कैसा होगा, माइनस में होगा, और तब हम आप क्या बोलेंगे बेटे, वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द गैस। क्योंकि पिस्टन नीचे आ गया, तो हम ये कहेंगे कि आपका काम पिस्टन के द्वारा हुआ ना, वर्क डन ऑन द गैस, क्या कहेंगे, वर्क डन ऑन द गैस। यूनिट्स तो आपको पता ही है, डब्ल्यू यानी कार्य की जूल होती है, बेटे बताइए इसकी यूनिट क्या होती है, डब्ल्यू की जूल, और प्रेशर की क्या होती है, पी की पास्कल, और डी की क्या होती है बेटे, वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। अगर मैं इसमें रख दूं ये वाला फॉर्मूला, W इज इक्वल टू पी की क्या है, पास्कल इंटू मीटर क्यूब, इन दोनों को मिलाकर बनता है आपका जूल। तो क्या बनता है, जूल। समझ में आई बात, यस मैम, इसकी यूनिट समझ में आई। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ, हर बच्चा अपने आप ट्राई करेगा, अपने दिमाग से ट्राई करेगा, सही करेगा तो ठीक है, गलत करेगा तो ठीक है। ये समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ये वाला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 P इंटू dV या P इंटू डेल्टा V, क्लियर हो गया। अब तुझे देखना है कि कौन बच्चा कितना मेरी बात को पकड़ रहा है। ए गैस एक्सपेंड 0.25 मीटर क्यूब at constant pressure, then की पावर 3 न्यूटन per meter square, the work done is, कैलकुलेट कीजिए वर्क डन, वर्क डन इज, मैं ऑप्शन लिख रही हूँ आप क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन फटाफट क्या क्या दिया है पहले समझ लीजिए। यस मैडम। उसने कहा कि गैस क्या हो रही है बेटे, एक्सपेंड हो रही है 0.25 मीटर क्यूब, ठीक है, एक्सपेंड होने का मतलब
डेल्टा बी दिया है, यस मैम डेल्टा वी दिया हुआ है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, और साथ में क्या दिया है, मैडम पी ऑप्शन क्या दिया है? है, ऑप्शन में दे रही हूँ, कर लिया क्या, मैडम नहीं 2.5 अर्ग, ई दिया है 250 जूल, मैम सेकंड ऑप्शन मैडम ठीक है, यस मैम सेकंड है 25 जूल, तुम्हारा कितना है, सेकंड है 1 मिनट 250 न्यूटन, हाँ 250 250 जूल इज राइट आंसर। कैसे किया, कैसे किया बताओ, मैम 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करती हूँ इससे 0.5 बस हमारे पास बेटे वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने अभी, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, P कितना दिया है बेटे, कांस्टेंट प्रेशर कितना दिया है, 10 की पावर 3 यानी P दिया है 10 की पावर 3, वेरी गुड, और डेल्टा V कितना दिया है, 0.5 बस डेल्टा V इज इक्वल टू 0.25 मीटर क्यूब। तो मुझे वर्क डन निकालना है, यस मैम क्या निकालना है, इस सूत्र में रख दीजिए W बराबर P इंटू डेल्टा P, P का जगह P का मान कितना है 10 की पावर 3, और डेल्टा V का मान कितना है, 0.25 तो बताइए 25 अल्लाह सबने निकाल लिया, यस मैम 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25, बेटे देख लीजिए ये तो है 1000, 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1000 जब 0.25 को 1000 से गुना करेंगे तो 2.00 यहाँ से खिसक गए, यस मैडम और एक जीरो इसके साथ लग गई, समझ में आ रही बात, यस मैडम 250, समझ में आई बात, यस किसी बच्चे को डाउट, तो मैम इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है वर्क डन का, एक बार मैडम ये यूनिट बता दो मैडम इसकी प्रेशर की मैडम न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इधर देख लो, प्रेशर F अपॉन ए होता है ना, यस मैम F फोर्स है यस मैम न्यूटन, और एरिया क्या है यस मीटर स्क्वायर, समझ गया तो मुझे नहीं लगता कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को समझाने की, हाँ मैडम वो समझ गया मैं वेरी गुड, समझ गए बच्चों, यस मैम अब आप जरा आ जाइए मेन चीज पर बेटे, तो ये सूत्र हो गया, अगर वर्क डन आता है और आपको P और डेल्टा V की मान दिया है तो इस सूत्र में सीधा सीधा रखिए और वर्क डन निकाल लीजिए, और अगर कहीं पर आपको कर्व दे रखा है बेटे, क्या दे रखा है, P और V में कर्व दे रखा है, तब आप कैसे वर्क डन निकालेंगे, देखिए बेटे ध्यान से समझ लीजिए, 3-4 तरीके हैं वर्क डन के, और चारों में से एक क्वेश्चन निश्चित आना है, ये देख लीजिए बेटा, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, समझ रहे हो, इस तरह का अगर कोई ग्राफ है आपका, ठीक है, यस मैम और उसने कहा कि वर्क डन निकालिए, क्या निकालेंगे, तो आप कैसे करेंगे, आप दो तरीके से कर सकते हैं, अगर देखिए बेटे प्रेशर कैसा है, एक ही बिंदु पर कांस्टेंट, यस मैम प्रेशर तो नहीं बढ़ा ना, प्रेशर कैसा है, समझ रहे बात, अगर ये लाइन एक ही बिंदु पर आ रही है तो इसका मतलब P इज क्लियर,
लेकिन ये जो ग्राफ है, कर्व है, वो v के 2 मान दे रहा है। कितने मान दे रहा है v के? पहला ये वाला बिंदु यानी ये वाला v1, ठीक, और दूसरा v का मान ये वाला दे रहा है v2। तो मैं या तो वही तरीका करूं, v2 माइनस v1 कर लूं, v2 माइनस क्या निकल गया, और मैं इससे जो कांस्टेंट प्रेशर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा क्या आ गया, वर्क आ गया। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका क्या है, एरिया, यानी अगर ये मेरे पास लाइन है और ये लाइन दे दी है, केवल लाइन, उसने कहा कि वर्क डन निकालिए, तो हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप इसके पहले बिंदु से और लास्ट वाले बिंदु से डॉट 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 करके उसका मुझे निकालना पड़ेगा एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, इस लाइन के नीचे जितना भी ये वाला एरिया आएगा वो इस कर्व के द्वारा, ये लाइन जो है इस कर्व के द्वारा, इसके द्वारा किया गया कार्य है। क्या होगा, किया गया कार्य होगा। तो पहले ये देख लीजिए कि ये क्या बन गया, अगर ये दोनों, ध्यान से देखिए बेटे, v1 v2, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अगर सेम है तो बन गया स्क्वायर, वर्ग। और अगर ये वाली डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, ये वाली डिफरेंस, ये वाली डिस्टेंस है, अगर तो बन गया रेक्टेंगल। समझ रहे हो बात, इसका एरिया, मुझे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। इधर देख लीजिए बेटे, ये लंबाई और ये आपकी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन अंडर दी कर्व। समझ में आ रही बात, और अगर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, सबको पता है ना। जो भी एक साइड है, दोनों चूंकि सेम है चारों, एक का वर्ग कर दीजिए, क्या आ जाएगा वो उसका, वर्क डन अंडर दी कर्व। मेरी बात को क्या आप समझ पा रहे हो, यस मैडम। ये दूसरा तरीका है वर्क डन अंडर दी कर्व निकालने का, उसका क्षेत्रफल निकालना और वो वर्क डन हो गया। पहला सीधा सीधा ये सूत्र है, दूसरा इस तरह से उसका क्षेत्रफल, जो भी चीज ये बनी है उसका क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल, वही वर्क डन हो गया। ये दूसरा तरीका है। अब आइए आप तीसरे में, ठीक है, इस पे आप पहले मैं आपको ये लिख दूं, वर्क डन बाय दी कर्व, एक इस नाम डाल लो, वर्क डन बाय दी कर्व, ठीक है। और इसमें भी दो कंडीशन है बेटे, पहली कंडीशन जब P कांस्टेंट है, देखो इस वाले एरिया में क्या था बेटे, P कांस्टेंट था। अभी दूसरा केस समझाऊंगी जिसमें P कांस्टेंट नहीं होगा। ये फर्स्ट केस है व्हेन P इज कांस्टेंट, ठीक है, ये तो कांस्टेंट वाला केस है। अब आ जाइए एक ऐसा कर्व जिसमें कि P कांस्टेंट नहीं है, उसमें कैसे आप अंडर दी कर्व करेंगे, देखिए बेटा, इस चीज को मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। जो दूसरा आपका है कि जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर भी आपका पहले P1 था और फिर दूसरे पॉइंट पर पहुंचकर P2 हो जाता है, यानी प्रेशर भी वेरी करता है वॉल्यूम के साथ साथ। अब आप वर्क डन अंडर दी कर्व कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए, ये हटा दूं, बातें तो बहुत करते हैं आप लोग, है भाई। इस सिस्टम
change from state. A system change from state P1, comma V1 to P2, V2. समझ लीजिए बेटा ये वाला, क्योंकि आगे 5-7 क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। जैसे ये चीज नहीं समझ में आएगी क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। As shown in figure. Below. What is the work done? Work done by the system. ऑप्शन पहले चेक ग्राफ बना रही हूँ, पहले देखिए चित्र बना रही हूँ और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिए प्रेशर वाला लाई और ये लिया वॉल्यूम वाला। ठीक है, देख नहीं रहा मैडम से क्लीन नहीं होगा। क्लीन नहीं होता है जस्ट ऐसे। और वैसा भी अगर आपको देखो बुरा मत मानो, मेरे को तो उस बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत मजा आया था क्योंकि मैडम इसे घुमा दे, मैडम मार्केट ले आओ। हाँ तो मार अच्छा हाथ भी चलता है और उस पे मैं तो यही समझ रही थी कि दूसरी तरफ से भी ऐसा ही है। बेटा मैं उसी पे समझाऊंगी वो, क्योंकि वो चीज थोड़ा टिपिकल है और खिचपिच होगी अभी जब बहुत सारी चीजें समझाऊंगी तो। एक काम करो बेटे, दो दो बच्चे आके इसे पलट दो, इसे पलटो। गरम करना मैडम इस वाले में जाता मैडम मैं साफ करूँ? वो काफी जमा पड़ा है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पे ही हो रहा था आप लोग नहीं तो गिरना था वो पानी से क्लियर हो रहा है बेटे? क्लियर हो रहा है? मैडम बोर्ड की बात मैडम बोर्ड की बात मैडम सीधी बोर्ड की बात सुन मैं खाने को मैं सोच रहा हूँ कि आप बोर्ड में कर रहा हूँ बोर्ड की चलो
ये डालना है कोई बात नहीं कभी भी बचा नहीं नाम शब्द अन्य बच्चे ने कहा कि मैंने कहा कि इसमें ऐसा हो रहा है, बच्चे ने कहा मैंने क्या करते हाँ इसमें आपकी आवाज तक इनको हो रही अगर कोई देखना चाहे अपने आप को कि मैं क्या शरारत या बात कर रहा हूँ तो नीचे प्रिंसिपल साहब के कमरे में लगा हुआ है अभी चल के देख सकता है या जब दिल करे तब देख सकते हैं कल परसों उसका लॉगिन आईडी आ जाएगी हमारे पास हमें दिखा देगा आपको समझ गए? और ये भी बात याद रखना कि नीचे अगर कुछ फ्रेंड अगर बैठे हैं नीचे बैठे शास्त्री में रोक लिया होगा वाला याद रखिए ऐसी कोई गलती ना हो तो ये कह रहे हैं कि मैं नाम काट दिए तो तुमने था देखिए बेटे ये सिस्टम क्वेश्चन उतार लिया था Oh, yeah. कि पशुओं को दिखाए बस स्टेट जवाब क्या देंगे टू G2 B2 as shown in figure below ठीक है what is work done what is I is the and the answer I is curve that is three that is three one two three four five ठीक है उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे ये 1 to 10 to the power 5 और फिर 4 into 4 into 5 ये आपका A है और ये आपका B है देखिए बेटे जो कर्व दिया है आपका फर्स्ट पॉइंट A है और लास्ट पॉइंट भी B है इस ए बी में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है दोनों ही वेरी कर रहे हैं ए पर क्या था P1 V1 और बी पर क्या था P2 V2 ठीक है और जो P1 V1 की वैल्यू है अब वो तो आप कोऑर्डिनेट्स निकाल ही लोगे ए के क्या है P1 P की ये वैल्यू है ठीक है और बी की वैल्यू इधर से निकाल लीजिए 1 समझ में आ रही बात यस मैडम अब देखती हूँ बेटे पहले इसके ऑप्शन भी लिख दूं क्या
बोलो। इसे आप कैसे निकालेंगे देख लो, पहले ये बात समझ लीजिए बेटे। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसको करते हैं एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है। अब ये देखिए कि ना तो ये स्क्वायर बन रहा है, ना ही ये रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये ट्राइंगल भी नहीं बन रहा। क्या बन रहा है? ये बन रहा है ट्रिपेजियम। क्या बन रहा है? चतुर्भुज। ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम। ये एक तरह का चतुर्भुज कह लीजिए, और ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी असमान, मतलब चारों भुजाएं अलग अलग है, असमान है। समझ रहे हो बात? तो बताइए जरा क्या होता है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम? देखो बेटे, वर्क डन प्लस बी अपॉन 2 into h। वर्क डन क्या होगा? किसके बराबर होगा बेटे? डब्ल्यू, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ये इस तरह से समझ रहे बात बेटे? यानी ये वाला एरिया जितना होगा, जो ये वाला एरिया होगा वो ही इसका क्या होगा? वर्क डन होगा, किया गया कार्य। गैस को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य किया गया है, कहां से कहां तक? ए से बी तक ले जाने में जो कार्य हुआ है गैस के द्वारा, वो इस जगह का, जो इस एरिया का जो क्षेत्रफल आएगा वो उसके बराबर होगा। वर्क डन। समझ में आई बात? अगर मैं इस हिस्से का क्षेत्रफल निकाल दूं तो वही ए से बी तक, गैस को बिंदु ए से बी तक पहुंचाने में किया गया कार्य होगा, क्षेत्रफल के बराबर इस कर्व के। समझ में आ रही बात? अब मुझे ये पता होना चाहिए कि जो ट्रिपेजियम का जो एरिया है वो कितना होता है। कितना होता है? या किसी को अगर मैथ में याद हो, चतुर्भुज का ये होता है 1/2 गुना जो पैरेलल साइड्स है ना उन दोनों का योग। यानी ये वाली देख रहे हो और ये वाली, ये पैरेलल साइड्स है ना बेटे, समांतर भुजाएं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। समझ में आ रही बात? यस मैम। और गुना ए बीच में इनकी ये वाली हाइट, ये वाली। समझ में आ रही बात? ए प्लस बी अपॉन 2 into h। हाँ, ए प्लस बी अपॉन 2 into h। समझ में आ रही बात? ए और बी क्या चीज है? समांतर भुजाएं। अगर ये ए है बच्चे, ध्यान से समझ लीजिए, चतुर्भुज है ये एक तरह का, 4 भुजाएं है ना इसमें, 1 2 3 और ये 4। अगर ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं सेम नहीं है तो उसको हम ट्रिपेजियम बोलते हैं, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है? दोनों भुजाएं जो समांतर है उन दोनों को जोड़ दो। यानी अगर ये ए है और ये बी है तो a प्लस बी बटे 2, यानी 1/2 a प्लस बी, और गुना ऊंचाई। ऊंचाई जो होती है ना बेटे, ऐसे चतुर्भुज में जो ऊंचाई है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ली जाती है। यानी ये तो हो गया h। समझ रहे बात आपने? और ये जो पैरेलल यानी समांतर भुजाएं हैं इन दोनों को जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। ए क्या मैं ऐसे लिख दूं बेटे? a प्लस बी बटे 2 इंटू h। ये तो मैं मैडम दूसरे वाला देख लो। नया लेके आओ, फिर मैं क्या भैया नया मार्कर दे दो, ये दोनों यूज है बिल्कुल। इंक खत्म करवा रहा मैं। उन्हें क्या है, बहुत इतना हल्का चल रहा है कि 1 मिनट दो ना।
तो सारे में आपको समझ में आया बेटे? यस मैम। अगर कोई कर्व ऐसा है जिसमें P1 V1 यानी और P2 V2 दिए हुए हैं, तो उसमें वर्क डन किया गया कार्य कैसे निकाल लोगे? उस जगह का क्षेत्रफल निकाल लो, वही उसका कार्य है। समझ में आई बात? यस मैम। तो जरा बताना बेटे क्या होगा आपका? ये वाली कितनी भुजा है? 1 गुना 10 की घात 5। और ये वाली कितनी भुजा है बेटे? 5 गुना 10 की घात 5। दोनों को जोड़ दो, पैरेलल वाली a प्लस b कर दो। ये तो a है और ये b है। 1 और 5 6। आप एम सच में गलती से होगा। तो इसका मतलब आप सिंसियर नहीं हो रहे ना फिर। बेटा बहुत बहुत पुअर आपका रिस्पॉन्स, मतलब आप सिंसियर ही नहीं हो रहे। मैं आते ही मैंने क्लास में बोला था कि सिंसियर होके पढ़े, यस अगर सचमुच पढ़ाई करनी है तो, और नाम करना है तो बिल्कुल मत वो करो। कितना हो गया? 1 गुना 10 की घात 5 प्लस 5 गुना 10 की घात 5। 10 की 5 घात 5 को कॉमन ले लो मैम। तो वो हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 5। दोनों जुड़ गए और बटे 2 कर देना। 3 हो गए। 3 बच्चे ये है आपका एक, सॉरी ये आपका ए कितना है? 1 गुना 10 की घात 5। और पी कितना है? ये वाला देखिए 5 इंटू 10 की पावर 5। दोनों भुजाएं जो समांतर भुजाएं हैं दोनों को जोड़ दिया, a प्लस बी कर दिया और पाए क्या कर दो? 3 और इंटू हाइट। हाइट जो है बेटे ये आपका h। मैंने आपको बताया समांतर भुजाओं के बीच में जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? h कहते हैं। ये कितनी है बेटे? ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 5। और ये कितनी है? 1। तो 5 में से 1 घटा दो तो ये 20 की रह जाएगी डिस्टेंस, यानी कि 4। क्लियर हुआ बेटे? ये एरिया आप इसको बोलिएगा इस तरह से। 12 गुना 10 की घात 5। 12 गुना 10 की घात 5। ये है आपका W यानी वर्क डन। ये आपका हो गया P इंटू dV और एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। क्लियर बेटे? बताओ बेटे क्या आया? 12 गुना 10 की घात 5। 12 की पावर 5 इंटू 2 टू द 4 यानी 6। 12 इंटू 10 की पावर 5 और क्लियर हुआ बेटे? कोई डाउट? मैडम किसी तरह का डाउट? मैडम कहीं ऐसा कोई संदेह, कोई ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो? क्या निकाला बस मैंने बेटे? इस चतुर्भुज का ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकाल लिया और वो क्या होता है? ये होता है आपका फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच। ए और बी कौन सी भुजाएं हैं? जो समांतर है और एच उन दोनों के बीच की दूरी है। समझ में आई बात? यस मैडम। ये उस क्वेश्चन का उदाहरण है जिसमें आपका प्रेशर समान नहीं रहता। क्लियर? अब मुझे आपको बताना है, ये हो गया। यस मैम। वर्क जो है वो कैसा होता है बेटे? पाथ पर डिपेंड करता है। अगर मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितने तरह के रास्ते अपनाऊंगी उतनी ही तरह के वर्क निकलेंगे। जो वर्क होता है, कार्य जो है बेटे, वो पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? और स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर मैं
इधर देख लो बेटा, मैं इस बिंदु से उस बिंदु तक सीधे जाती हूँ तो वर्क कुछ और होगा, और अगर मैंने अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आई मैंने तो वर्क कुछ और होगा, और अगर मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई तो वर्क कुछ। समझ में आई बात? अगर मुझे वर्क डन निकालना है और पाथ दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? फिजिक्स अकॉर्डिंग तो आपने कोई वर्क नहीं करा मैडम, ऐसे तो आप घूम के अपने वही पॉइंट पे चले गए मैडम। हाँ मैंने कहा कि इस बिंदु से लेकर उस बिंदु तक जाने में कार्य, अगर मैं ये कहती हूँ, ध्यान से सुनिए बेटा, मैंने क्या बोला, अगर मैंने ये एक बिंदु है, कौन सा बिंदु है? ए से लेकर बी तक जाने में किया गया कार्य, ए से लेकर ए तक आने में नहीं। मैंने क्या बोला अभी? आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से नहीं सुना। मैंने क्या कहा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि जिस बिंदु पे है उसी बिंदु में वापस आने में किया गया कार्य। आप समझ गए? आपका मतलब है डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं जिस बिंदु से चला था अगर मैं उसी बिंदु पे आ जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ये आपने अब तक पढ़ा है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया जो कार्य है वो अलग अलग होगा। इधर देखिए बेटा, ये हो गया, समझ में आई ये बात? आप मेरी लैंग्वेज को थोड़ा सा, हालांकि मेरी लैंग्वेज इतनी कठिन तो नहीं है बेटे, ये देखिएगा बच्चे, ये आपका पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, ये आपका एक बिंदु ए और ये बिंदु बी है। आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, मुझे ए से लेकर बी तक जाना है, ए से लेकर कहाँ जाना है? तो मैं इसके अनगिनत रास्ते अपना सकती हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एक रास्ता मैंने ऐसे अपनाया, एक रास्ता मैंने ऐसे अपनाया, और एक रास्ता मैंने ऐसे अपनाया, और एक रास्ता मैंने ऐसे, और ऐसे अनगिनत रास्ते। समझ रहे हो बच्चे? लेकिन अगर मुझे वर्क डन निकालना है, मुझे तो वर्क डन निकालना है, ए से बी तक पहुंचने में वर्क डन बताओ कितना होगा? तो जितने रास्ते उतने ही वर्क डन। समझ में आई बात? जितने रास्ते उतने ही अलग अलग वर्क डन। अगर मान लीजिए ये आप गए थे, ये वाला जो पाथ है ये नंबर 1 दे दो इसको, और इसको दे दो नंबर 2, और इसको दे दो 3। मैंने अभी अभी आपको बताया बेटे, ये आप ध्यान से देखिए, जो हमारा कर्व के अंदर जो एरिया होते हैं उस पर डिपेंड करता है वर्क। समझ में आई बात? इधर देखिए बेटे, बिंदु ए से अगर ये बी तक इस पाथ से गया तो इसका इस कर्व के अंदर एरिया कितना होगा? इस पे लाइन मार दूं और इस पे लाइन मार दूं, यानी कि आप समझ रहे हो बेटे, ये वाला होगा ना, जो सबसे ऊपर वाला रास्ता है, जितना उसके अंदर क्षेत्रफल होगा उतना ही वर्क डन होगा। समझ रहे बात? अब ध्यान से समझो, दूसरा रास्ता बिल्कुल जो सीधी लाइन है, समझ रहे बात? अगर मैंने कहा कि ए से बी तक पहुंचने में जो सीधा रास्ता है उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा? जो इस लाइन के नीचे का क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये वाला। समझ रहे हो बात? अब आप एक बात देख लो कि जो वर्क डन यानी W1 था, 1 तरीके से मान लीजिए W1 है और सेकंड तरीके से W2 है, तो जो क्षेत्रफल आएगा, ध्यान से समझ लो, ये क्षेत्रफल तो ये है और दूसरे वाला क्षेत्रफल ये है, तो ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल कौन सा होगा? 1 वाला। तो जिसका जितना क्षेत्रफल उतना ही कार्य, तो W1 बड़ा हो गया ना, कार्य कैसा हो गया? बड़ा हो गया 1 वाला।
अगर मैं 1 वाले पाथ से गई तो मेरा वर्क डन W1 इज ग्रेटर देन W2 क्लियर। आप समझ रहे हो। अगर मेरा क्षेत्रफल बड़ा है W1 का तो कार्य भी क्या हो गया बड़ा, क्योंकि जितना क्षेत्रफल उतना ही कार्य। अगर पहले रास्ते से क्षेत्रफल ज्यादा है तो कार्य भी ज्यादा है। अब देखिए बेटे, जो तीसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता मैंने कहा मैं ये वाला अपना लूंगी, ठीक है। ए से लेके सी तक मान लीजिए थर्ड पाथ है। अब थर्ड पाथ के द्वारा जो क्षेत्रफल है वो कितना है बेटे, ये है, देख रहे हो, समझ रहे हो बात। ये क्षेत्रफल तो W1 और W2 दोनों से ही कम है, समझ रहे बात। तो इसका मतलब जब क्षेत्रफल दोनों से कम है तो वर्क डन भी दोनों से कम होगा। आप समझ गए, यानी कि W1 is greater than W2 and W2 is greater than, क्लियर। जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा वर्क, क्योंकि क्षेत्रफल को ही वर्क डन कहते हैं। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात। ये हो गया क्या चीज, एक तरीका और है वो समझ लो, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, लेकिन उससे अगर समझाऊंगी तो उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे। चलिए ठीक है, कल कराती हूँ। ये क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ बेटे, ये पीछे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ।